मैं अलियास अपने चलो। तीसरी चीज, अदर कंट्रीज जो है इमिग्रेशन पॉइंट जो है वो उनकी उन कंट्री में देती है, हम लोग नहीं करते। मीन्स हमको सऊदी में जाके जेद्दा एयरपोर्ट पे लाइन लगाना पड़ता है घंटों। वही अदर कंट्री जैसे कि पेरिस हो गई या बाकी आपके गल्फ कंट्रीज हो गई, ये इमिग्रेशन पॉइंट वहीं पे दे देते हैं उन्हीं के पास, हम लोग नहीं कर पाते। ये अगर होता है तो हमारे गुजरात को 6 घंटे का जो सफर है वो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ये जैसा अभी बताया ना, दुबई से यहाँ से, जैसे दुबई औरंगाबाद से दुबई, दुबई से जद्दा, अभी हमारा जो शेड्यूल है, हम यहाँ से बॉम्बे कनेक्टिंग यही बोर्डिंग हो जाता बॉम्बे से भी और औरंगाबाद से। तो हमारा ये शेड्यूल है कि यहाँ से बॉम्बे और बॉम्बे से जद्दा, वो तो कंटिन्यू चल ही रहा, तो फिर दुबई जाने का कोई मतलब ही नहीं। जैसा भाई बोल रहे हैं ऑप्शन लगेज की जो बात कर रहे हैं ना, तो लगेज जो वहाँ से इंटरनेशनल लगेज जो औरंगाबाद तक उतनी लगेज सेम लगेज, ऐसे नहीं है कि वहाँ से 30 किलो है तो यहाँ से 15 किलो एयरलाइन चेंज होगा तो आपको कनेक्टिंग नहीं मिलेगा। इसमें अपने को ऑप्शन मिलेगा, अपन डिफरेंट इंडिगो और एयर इंडिया पे ले लेंगे। अगर अपन वाया दुबई जाएंगे तो अपने को, अगर वाया दुबई जाएंगे तो कोई ऐसा लिमिटेड ही फ्लाइट रहेगी, एयरलाइंस रहेगी, ऐसा नहीं कि सऊदी एयरलाइन पे स्टार्ट हो जाएगा, सऊदी एयरलाइन दुबई से पॉइंट्स काफी सारे मिल जाएंगे, दुबई से काफी सारे पॉइंट्स खुल जाएंगे। हम चले जाएंगे हमारे हैसियत के मुताबिक, यानी जैसे इजाज कराम के हम उसे मकान लेते थे, मूल्य बुक करते थे, एक लीटर के ऊपर लिखते थे, हमारा एग्रीमेंट होता था, हम या सऊदी कॉन्सुलेट जाने के हमारे ये है, उसके पीछे $500 के टीसीएस लगा दिए, नहीं क्या ट्रैवल चेक लगाते थे, टीसी लगा दिए, तो उस हमसे वीजा देते जाते थे। ये सब हमारा मामला चलते चलते आ रहा है। ये हमको उसके बाद में ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर में हमको कर, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो हमको ऐसे सऊदी गवर्नमेंट ने हमको कार्ड इशू कर दिया एम्बेसी का कि तुम हज ग्रुप ऑर्गेनाइज वो करके टूर ऑपरेटर 2002 के बाद में फिर दिए, तो 2003 के बाद में हमको गवर्नमेंट ने क्या कर दी, एक साथ रजिस्ट्रेशन देना शुरू कर दी। पहले साल तो उन्होंने विदाउट कोटा तुम टूर ऑपरेटर ऐसा रजिस्ट्रेशन दे दी। 2004 से हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा शुरू कर दी हमारे हिसाब से, किसको जैसा उस वक्त जैसी जिसकी पोजीशन थी, जैसे बैंक रिकॉर्ड देके हमारा 5-10 साल का कितने हमने लेके गए जाते, वैसे पास में टैक्सेबल की तादाद 3% भी नहीं है। जो टैक्सेबल पर्सन है हमारे पास, वो टैक्सेबल पर्सन को उनको रिफंड मिलता है, जो उससे मोर देन अगर समझो 30,000 भरे है, उससे ज्यादा टैक्स भरते उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर समझो उससे कम भरते तो रिफंड मिलेगा। लेकिन अबाउट ये रिफंड की बात होगी तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास गवर्नमेंट के पास में तकरीबन 1.5 से 2 साल तक पड़ा हुआ रहता है। जो अगर रिफंड है, रिफंड में लेने वाले की तादाद बिल्कुल 3% से ऊपर नहीं है, बाकी % वो टैक्स कलेक्शन एक्ट टीसीएस है, ये रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल है। लेकिन अभी रिफंडेबल है, वो जवाब मिलेगा इसका रिफंडेबल है, ऑफिसर कहते हैं इसका रिफंडेबल जवाब है। लेकिन मसला ऐसा है, अब हमारे मुसलमानों की हालत ये है कि हमारा मुसलमान भाई अपनी रोज रोज की 1-1 रुपए पूंजी जमा करके हज के ख्वाब देखता है और हज के और उम्रे के हिसाब से निकल जाता है। वो इतनी 1-1 रुपए पूंजी जमा कर, उसका पास का ITR है, उसके पास का पैन कार्ड है, ये तो नहीं हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट को। आप एक काम करो, डायरेक्ट मुख्तार अब्बास था कि मुझे मखसूस साहब थे, मुख्तार अब्बास कमेटी में 2 बार मीटिंग हुआ, 2 बार मैंने पॉइंट खास करके उठाया था क्योंकि टीसीएस काम को कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मेरा कहने में से एक तो भरना नहीं चाहिए, भरना तो हमारे लोग रिफंड नहीं ले सकते, हमारे लोगों को नुकसान। इससे हो रहा क्या है सर, पैकेज महंगा होते जा रहा है। इससे क्या होता है, पैकेज महंगा हो जाता है और हजों को हज महंगा होता है, हजों को हज देता हूँ। और अब हमको फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो उसमें हमारे बाकी बातों को डिनाई किया और हमारे लिए एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आउटबाउंड टूर के अपने खाली रखा है। उस वक्त सेम एक केस चल रही थी साहब सुप्रीम कोर्ट में, सेम एक केस, उसका दाखिला देकर हमको कहा कि तुम एक काम करो, वो केस का फैसला होने के बाद नहीं करते। उस केस में ऐसा करते कि हमारे जितने ग्राउंड्स थे उसको उसमें निगेटिव में डाल दिया, उसको रिमार्क मार दिए और वो केस का फैसला पॉजिटिव दे दिए, पैसा दिए पॉजिटिव दे दिए, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव मिल गया, उनका फायदा होगा। लेकिन हमारे जितने पॉजिटिव पॉइंट थे उसको निगेटिव करा दिए, सबसे उसको केसेस के बाद उसके अंदर में खास हो गई। अब साहब आगे बात चलूंगा, मैं हज ग्रुप ऑर्गेनाइज से ताल्लुक से बात करूंगा खास करके कि दरअसल हज ग्रुप ऑर्गेनाइज 1975 से दौर से काम करते आ रहे हैं, 1975 के दौर से। 1986 से तो मैं ये अलहमदुलिल्लाह हमारे को लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये मिनिस्ट्री में जहाँ हम जिनके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में पहले थे, बाद में हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में है पहले। समझता कि ये टूर ऑपरेटर पर किसी एमपी ने पहली मरतबा इस तरह प्रोग्राम रखा है, यानी हिंदुस्तान के यानी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुस्लिम, उन्होंने किसी ने आज तक नहीं रखा
मगर जनाब हमारे हजरत इम्तियाज़ साहब ने ये प्रोग्राम आज रखा है, हमको दावत दी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। दूसरा ये है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने बोला है कि इन्होंने कुछ मिनिस्ट्री से बात की है कि औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट हो, तो आपके इन्होंने हम लाना चाहते हैं कि 28 मार्च 2020 को मैंने अपने घर में महमूदपुरे के अंदर की मीटिंग रखी थी, ये तमाम हजरात शामिल थे उस मीटिंग के अंदर। तो वहाँ पर हमने मीटिंग रखी थी और उसके बाद दूसरी मीटिंग हमारी एयरपोर्ट के अंदर हुई। तो हम ये चाह रहे थे कि आपको दावत दे उस मीटिंग में हमारे घर पर, मगर बाद हजरात ने कहा कि भाई उसमें अब जाहिर है सियासत से ताल्लुक रखें। बोले तो सियासतदान नहीं बना के उसने कहा है कि हमारे टूर में इस जगह में एमआईएम के होंगे, बाद एनसीपी के, बाद कांग्रेस के, इसमें शिवसेना की। तो आखिर में तय हुआ कि आपको दावतनामा कि आपको इनवाइट नहीं करना, फिर बाद में आपसे पर्सनली इस मसले में बात करनी। तो मार्च 2028 को मेरे घर पे मीटिंग हुई थी, फिर ये सब पूरा आप थे ना भाई, मीटिंग हुई ना अपनी, उसमें ये मैंने बात रखा था कि तब से कि अपना जो औरंगाबाद है चारों तरफ से ये अटैच बीच में है, औरंगाबाद एक अल्प है। तो हम फिर उसके बाद एयरपोर्ट मैनेजर से हमारी मीटिंग हुई, सब पूरा आपको वहाँ पर मुख्तलिफ ऑफिसर भी आए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप हमको गारंटी दो, श्योरिटी दो कि आप हम हफ्ते में, बोला तुम चालू तो करो भाई। हमारे पास हर महीने में 700 से 800 लोग जा रहे घूमने के लिए, बम्बई से जा रहे हैं ना। अब ये महीने मेरे को 4 टूर गए, मैं 400 हाजी को भेजा, शौकत भाई के 500 गए, आयशा वाले के 600 लोग गए, हर महीने में जा रहे हैं ना। भाई आप शुरू तो करो भाई। यहाँ से हमको आप क्या है कि औरंगाबाद से दुबई दो, ये जो 8 घंटे का औरंगाबाद से मुंबई का सफ़र है, दुबई में हम 2 घंटे 4 घंटे ठहरेंगे, दुबई से जद्दा चले जाएंगे। दूसरा मसला है कि फेयर का कम फेयर रखो। ये अपने इंडिगो ने शुरू किया था, यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट था, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं। जैसे कि इंडिगो की शाम की फ्लाइट निकली थी यहाँ से 6 बजे, तो इंडिगो वहाँ से 9 बजे मुंबई से, तो लोग इंडिगो से बम्बई जा रहे थे, फिर 4 घंटे 2 घंटे ठहर के इंडिगो में सफ़र कर रहे थे, तो वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो हमने 28 मार्च 2022 था ना, 22 को मीटिंग रखे थे। इस टाइम से हमने काफ़ी अखबारों में भी आया, और एक यशवंत सिंह साहब से बात हुई हमारी, एयरपोर्ट मैनेजर से बात हुई। दूसरा जैसे कि हमारे शौकत में तो हुआ ये फ्लाइट के बारे में। दूसरा देहात के लोगों जो जैसे कि जीएसटी है या ITR है, साहब हमारे देहात के लोगों के पास नमक के लोटे में राशन कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड ही नहीं है उनके हमारे लोगों के पास, तो वो कहाँ से भरेंगे इनकम टैक्स। तो ये जो हमारा पैसा है, हमारा पैसा खामा की जब उसको तो GST तो देना ही चाहिए। और वो TCS क्या करी गवर्नमेंट ने कि भाई हाजी से तुम लो, हम लोग अगर जो हम नहीं लेंगे तो हम मुजरिम हैं। हाजी से भाई हाजी डायरेक्ट भरना नहीं, हाजी से तुम लो, तुम्हारे अकाउंट से हमको भरो और पैसा देना भाई। गवर्नमेंट उनको रिफंड करेगी। हाँ जी, रिफंड है तो उनको करेगी। अब उनके पास ITR भरते ही नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो कैसा होगा? पैसा क्या हाजी से हमको लेना है, हमने हमारे अकाउंट से गवर्नमेंट को भरना है कंपल्सरी। इनको टैग नंबर दिया है, बाद लोग क्या बोलते हम कहीं भरेंगे, तुम भरो। कोई 2 पैसे देता है भी नहीं लेता भी। GST तो हमारे लोगों को मालूम ही नहीं, GST क्या बोला है हमारे लोगों को मालूम नहीं। कोई आज तक हमको GST दिया है? ये हो रहा है। ये स्पेशल डिस्काउंट जो गवर्नमेंट है अपनी एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर ये स्कीम में अगर फ्लाइट ऑपरेट होती है तो उसमें बहुत सारे टैक्स को वेवर मिलता है। अगर वो स्कीम में अगर स्टार्ट करें तो अपने को भी मिल सकता है। दूसरा ये सब अगर
एयरलाइन से आप बात करें तो उनसे यही रखना कि जो एक फ्लाइट रहेगा जो हफ्ते में उड़ेगा तो उसका एक ही फेयर होना चाहिए, यानी 150 की जो कैपेसिटी है तो उसका फेयर सेम होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि माजिद भैया तो अलग मिले और स्लैब सिस्टम पहले 50 सीटें रेट में बाद में 50 सीटें नहीं चाहिए। अभी ये कैसे करते कि पहला 50 का कुछ और फेयर फिर आज हाउस कंप्लीट हो गया है। अभी सब एक अपन सब फैमिली बैठ के पूरे सब दोस्त वाले बैठ के बात ही हो रही है सर। तो सर ये हज हाउस बनने के जैसे बन गया तो सिर्फ हज के लिए रह के अगर टूर ऑपरेटर्स को भी हमको नशीश के लिए और यहाँ से निकलने के लिए सर वो आवाज़ रहेगा 365 दिन काम चलेगा। और सर उसके लिए अपने मतलब एक आगे जाएगा उसमें कुछ वो नहीं आएगा कि भाई ये तो बंद रह रहा है साल में एक ही बार यूज़ में आ रहा। सर ये चीज़ का भी अगर हो गया तो अपन लोग को यहाँ से ऑफिस से सब सिटी में छोटी छोटी जगहों के रास्ते में गाड़ी ले सकती है। तो अगर ये सर परमिशन मिली कि भाई टूर ऑपरेटर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नशीश दे सकते हैं तो 365 दिन सर आवाज़ रहेगा जी ये अच्छा पॉइंट है। यही पॉइंट हमारे शौकत भाई हो, माजिद भाई हो, आप सभी थे। मतलब मैं समझता हूँ कि मैं जिस मकसद से ये मीटिंग कॉल किया था कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत जानकारी है करके, लेकिन आपका सुनने के बाद यकीनन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सुनने के बाद एक बात तो तय है कि ये मुद्दों के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। और चूंकि आने वाला जो सेशन है जो 31 जनवरी से शुरू होने वाला है वो बजट का सेशन है और इसमें आपने जो टैक्सेस के बारे में बताए हैं, GST के बारे में बताए हैं, ये मुद्दा मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि इसके अंदर मैं रेस करूँ करके। एक बात जो माजिद भाई ने बताई कि एक मीटिंग हुई थी जो एयरपोर्ट पे हुई थी और आपने ये कहा था कि आप स्टार्ट तो करो और हम जुड़ेंगे करके। एयरलाइन ये कहेगा कि आप स्टार्ट तो करो। कोई भी एयरलाइन आपके पास उसी कंडीशन के ऊपर आएगा जब आप उसको ये गारंटी देंगे कि मैं टिकट लेने के लिए तैयार हूँ। अब चूँकि शाहब भाई एयरलाइन इंडस्ट्री से कई साल जेट एयरवेज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी ये मालूम है। अब जैसा आपने ये कहा है कि रेट सबका टिकट का बराबर होना चाहिए। अब जो एयरलाइंस ऑपरेट हो रही है वो 180 सीटर हो सकती है, 200 सीटर हो सकती है, उनको लगेगा। अब किसी ने कहा कि मैं 1400 तो मैं अकेले लेके जाता हूँ। माजिद भाई ने बताया है कि 500, 600, 400 अगर इतने सारे अगर है तो हम एक इतना तो कर सकते हैं कि जो जितने बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं जिनके पास से 500, 600, 400 अगर जा रहे हैं, कुछ छोटे भी ऑपरेटर्स हैं जिनके पास से 50 जा रहे होंगे, किसी के पास से 25 जा रहे होंगे। अगर ये एक एवरेज अगर हम निकाल लेते हैं और आप अटैच हो जाते हैं, अगर तामोली साहब ये कहते हैं कि भाई मैं 250 टिकट एडवांस के अंदर ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, दूसरे कोई ऑपरेटर ये कहेगा कि साहब मैं 100 टिकट तो एडवांस के अंदर ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ ये भी है कि एयरलाइन को उसके अंदर पैसा भी चाहिए करके। अगर समझ लीजिएगा कि 200 की एयरक्राफ्ट है और हमने उनको ये कहे कि हफ्ते के हम 100 टिकट्स तो आपके हैं तो हम 100% आपके रेट के अंदर जो भी रहेगा, जो मिनिमम रेट के अंदर वो बुकिंग करने के लिए तैयार है करके उसमें सही है। बाकी के एयरलाइन बोलेगा कि ये बाकी के जो है वो अपनी मर्जी से मैं बेचूंगा करके उसमें मेरे रेट के हिसाब से बेचूंगा। अब एक एडवांटेज ये रहेगा कि जिसको औरंगाबाद से जाना ही है वो आपके पास बोलेगा कि नहीं मैं है तो प्रायर बुकिंग करना चाह रहा हूँ और मुझे है तो ये कम वाली सीट जो रहेगी वो कम वाली सीट के अंदर ही। हमको एयरलाइन को भी ये कन्विंस करना पड़ेगा कि साहब मैं आपको खाली एयरक्राफ्ट मंगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ है ही नहीं करके। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 200 का ये है तो हम 200 का 200 खरीदने के लिए तैयार है, बशर्ते आप हमारे को एक ऐसा रेट दे दें कि जो मतलब जो पैसेंजर के लिए भी, टूर ऑपरेटर के लिए भी अपने पैसेंजर्स को कन्विंस करने के लिए, हाजियों को कन्विंस करने के लिए ये रहेगा कि ये रेट के अंदर हम यहाँ से जा रहे हैं करके उसमें। तो शुरुआत जो है वो हमको करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि जितने भी जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं अपने तौर के ऊपर छोटे ऑपरेटर्स के साथ भी है तो थोड़ा सा बातचीत कर लें कि भाई मैं है तो 200 लेके जा रहा हूँ, तुम 50 लेके जा रहे हैं, तुम्हारे 50 की अगर गारंटी है तो मैं मेरे उसके अंदर ऐड कर लेता हूँ उसमें।
साहब आप 4 महीने का कमिटमेंट कर दो, जो भी फ्लाइट चालू करी ना 4 महीने फुल रिवर्स सब ले लीजिए। लेकिन भाई आप सुन लीजिए पहले बात, साहब की बात सुन लीजिए पहले, मेरा साहब की बात सुन लीजिए फिर बाद में बोलिए तुरंत। मेरा ये है कि जब हम मिनिस्ट्री में बैठेंगे, जब हम एयरलाइंस के साथ बैठेंगे, तो उनको हमको ये बताना पड़ेगा कि साहब मैं आपको जब बुला रहा हूँ तो मैं आपको ये गारंटी के साथ, और सिर्फ अब मैं ज़बानी नहीं, मैं आप लोगों से रिटर्न के अंदर चाह रहा हूँ, आपको रिटर्न के अंदर अपने अपने जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनको अपने तौर के ऊपर ये बताना पड़ेगा कि साहब हफ्ते में मैं आपको इतना है तो एक कंफर्म, अगर समझ लीजिएगा हम ये तय करके चलते हैं कि हफ्ते में हम एक फ़्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं औरंगाबाद से, 200 की सीट है, 200 का ये है, और अगर आपके 4 ऑपरेटर्स 5 ऑपरेटर्स अगर ये गारंटी दे रहे हैं कि साहब 200 नहीं है, 200 तो 200 से ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं करके उसमें, तो फिर हम उसको ये कन्विंस करेंगे कि भैया तेरी एक फ़्लाइट तो हमने बुक करवा दिए है उसमें, दूसरी फ़्लाइट का भी लोड हमारे पास है। मिनिस्टर साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या सेक्रेटरी ने दोनों ने ये बोला है कि सर हमारे पास एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है, बल्कि हम इसको वेलकम इस हिसाब से करेंगे कि हमारा मुंबई का एयरपोर्ट जो है वो हम डीकंजस्ट कर पाएंगे, मुंबई के एयरपोर्ट का लोड है तो हम कम कर पाएंगे करके उसमें, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन एयरलाइन हमसे यही गारंटी चाहेगा कि साहब हमारे को ये कम उसमें मिल जाए। उड़ान फ्लाइट के बारे में आपने ये कहा है, उड़ान फ्लाइट के बारे में भी इसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। ये जो आप जो टैक्स 5% दे रहे हैं, ये TDS TCS लेकिन मतलब TDS टैक्स कलेक्शन एक्ट सोड, तुम्हारा पैसा कहाँ से आया? गवर्नमेंट ये मॉनिटरिंग करना चाहती है सर इसमें से, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग ये करना चाहती है कि तुम ये पैसे हमारे पास भर दो, तुम्हारा व्हाइट रकम से तुमने भरा है, 6 लाख का पैकेज अगर लेते हैं आज का, तो 5% 6-30 तुमने व्हाइट से भरा है, तुम्हारे बैलेंस शीट में दिख रही है, तुम्हारे ITR में दिख रही है, हम तुमको 30,000 रिफंड कर रहे हैं करके उसको शोज करा, टैक्स कलेक्शन एक्ट शोज रिफंडेबल है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि ये एजेंसी कलेक्ट कर रही है, एजेंसी भर रही है, आप रिफंड भी एजेंसी को दें। क्लाइंट का जमा कर रहा टूर ऑपरेटर और गवर्नमेंट ऑफिस का भी क्लाइंट नहीं, लेकिन ये जब इशू आ रहा है तो हमारा तो करोड़ों रुपये का जो पैसा है, क्योंकि बेचारा गरीब मुसलमान है तो उसको रिकवरी नहीं कर पा रहा है, उसका रिफंड ही नहीं दे पा रहा है, जो बनेगा इसके लिए ये है इसने जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल है सर उसका एक मिनट साहब, इलियास साहब एक सोल्यूशन है, पहले जैसे हम नेगेटिव लिस्ट में थे, हमको नेगेटिव लिस्ट में पुट अप कर दिया, वो एक ही समय उसकी नोटिफिकेशन दे देता हूँ सब, पहले हम नेगेटिव में थे उसको मैं आपको दे देता हूँ। दूसरा एक अच्छा मुद्दा जो अभी ये किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद का जो हज हाउस है, मैं समझता हूँ इतना खूबसूरत हज हाउस, आप अंदर से पता नहीं है कितने लोगों को मौका मिला होगा वहाँ पे जाके देखने का। उसमें मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर ही उसका उद्घाटन की अभी चल रहा है। उसमें चूँकि सरकार जब खिचड़ी हो जाती है तो मैं करूँगा या तू करेगा इनॉग्रेशन, उसके अंदर थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा उसमें, खैर जिसके भी हाथ से होगा उसमें हो जाएगा। एक चीज़ आपने जो बोले हैं, मेरे खुद का भी यही है, अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट्स यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी मतलब आपके उम्रा के लिए अहमदनगर से अगर आ रहे हैं, जलगांव से अगर आ रहे हैं, उनको होटल लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो हज हाउस के अंदर वहाँ पे कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है उनको। लेकिन अब दिक्कत दूसरी जो आ रही है कि माइनॉरिटी के सेक्रेटरी ने एक लेटर दे डाली है कि पंचक्की का जो हज हाउस वो ये है, वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, उसको हम हज हाउस के अंदर शिफ्ट करें। अब कल ही 3 दिन की हज वक्फ कमेटी की मीटिंग हुई है वक्फ बोर्ड की, उसका मैं भी सदस्य हूँ, और मैंने कल की मीटिंग के अंदर भी ये पुरजोर उसकी मुखालिफत की है कि वक्फ के पास तो अपनी ज़मीनें हैं, वक्फ ने अपना ऑफिस बनाए करके ये हज हाउस बना है हाजियों के लिए, उम्रा को जाने वाले लोगों के लिए। और मैंने रिटर्न के अंदर भी सेक्रेटरी को बोल दिया है कि भाई ये यहाँ से आप हमारे हाजियों के अंदर मत घुस जाइए करके, क्योंकि आप
अब उनका ये था कि साहब ये टेम्परेरी रहेगा, हमारी नई जब बनेंगी वो करेंगे। मैं बोला एक मरतबा तुम घुस गए तो अगले 50 साल निकलने वाले नहीं है, इतना तो मुझे मालूम है। तो मैं उसके लिए जितनी कोशिश हो सकती है कि उसको मैं रुकाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर जितने भी बड़े ऑपरेटर्स हैं अपने तौर के ऊपर सिर्फ एक लेटर अगर ये दे देते हैं कि एड्रेस टू द आप लाइन अप करके कि हम इतने टिकट्स का हम एश्योर्ड करते हैं, जो भी एयरलाइन का रेट रहेगा वो रेट के अंदर अगर समझ लीजिएगा 200 की फ़्लाइट है, उन्हें 100 का रेट है तो फिक्स कर दे रहा है। जो अर्ली बर्ड जिसको बोलते हैं उसके अंदर पहले बुकिंग जिसने कर लिया है उसको वो फ़ायदा मिलेगा, और जिसको बाद में जाने का है तो उसको थोड़ा सा हायर रेट के ऊपर जो एयरलाइन 100 टिकट्स बेचेगा उसके अंदर वैसे हिसाब से किया जा सकता है करके। तो वो लेटर्स मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जितने भी बड़े ऑपरेटर्स हैं अपने तौर के ऊपर बैठें, अपने तौर के ऊपर वो लेटर्स दें। नासिक वाले भी यहाँ पर आएंगे सर। अभी तो देखिएगा, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ उसमें। औरंगाबाद में लाने का मकसद मेरा यही है कि तांबोली साहब पूना ना जाए, औरंगाबाद आए करके। अब हमारे लिए सबसे मैं बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन जब मीटिंग में बैठूंगा तो मैं बोलूँगा नहीं साहब नागपुर से फ़्लाइट स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नागपुर से बाय रोड 4 घंटे में पहुँच जाता हूँ मैं औरंगाबाद, तो सारी फ़्लाइट औरंगाबाद से करवाइएगा करके। तो मैं थोड़ा सा सेल्फिश भी हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहब्बत करता हूँ, तो इसको कैसा ग्रो करें करके उसमें। अब ये सही बात है कि नागपुर के या विदर्भा के लोगों को बम्बई जाने के लिए जितना सफ़र तय करना रहता है वो औरंगाबाद से होते हुए जाना पड़ता है। तो अब हम उनको ये कन्विंस करेंगे कि साहब औरंगाबाद के अंदर ही एक इमिग्रेशन लगाइएगा, उसमें यहीं से है तो सब करवा दीजिएगा। उसके अंदर हमारे पास हज हाउस बना हुआ है, उसका भी इस्तेमाल हो जाता है, आपका मुंबई का एयरपोर्ट भी डिकंजस्ट हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग दुआ करिएगा कि इस कोशिश के अंदर मुझे कामयाबी मिले, एक बहुत बड़ा अच्छा काम इसके अंदर हो जाएगा। आप लोग सब यहाँ पर आए और आप लोगों ने सुना, आपने मशवरे दिए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बैठें और चाय पिएंगे और कुछ खाने के लिए लाए होंगे तो लाइए, उसमें तो बैठेंगे साथ में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी जो मीटिंग थी खासदार इम्तियाज़ जलील के साथ, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने जिन मुद्दों के लिए हमें बुलाया था तो उसमें हमने रखे कि भाई जीएसटी के ताल्लुक़ से रखे हमने। जीएसटी जो है तो यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर को जीएसटी है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो लोग जाते हैं उनको जीएसटी भी नहीं है और टीसीएस भी नहीं है। दूसरा फिर इम्तियाज़ जलील साहब से बात ये हुई कि हमने औरंगाबाद से कोई भी फ़्लाइट औरंगाबाद से दुबई और दुबई से क्या है कि हमको काफ़ी दूसरे ज़राए हैं जाने के लिए। तो इम्तियाज़ जलील साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई औरंगाबाद से दुबई एक फ़्लाइट हो, हाजी के लिए भी हो, उम्रे वालों के लिए भी हो, या औरंगाबाद के अतराफ़ में जितने भी जो गांव आते हैं या तालुक़े आते हैं, ज़िले आते हैं, वो सब औरंगाबाद से अटैच है, और उनको बजाय बम्बई जाने के औरंगाबाद से दुबई की फ़्लाइट हो जाए तो इनके लिए बहुत यानी कि फ़ायदेमंद होगा। इसमें यानी कि जो भी ट्रैवल कर रहा है उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे, खासदार साहब से बात हुई टूर ट्रैवल्स के, आप सब लोग मौजूद हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि खासदार साहब ने एक पहले खासदार है जिसने उम्रा वालों और हज वालों के लिए हमारे लिए सोचे, हमारे लिए टाइम निकाले और हमारी आवाज़ बनकर उभरने की वो कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा लग रहा है उनके जो कॉन्फिडेंस देखकर कि इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, और औरंगाबाद और औरंगाबाद के आसपास के जो भी 12-13 ज़िले हैं इंशाल्लाह सबका फ़ायदा होगा इसके अंदर। जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ से अपन डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है, करोड़ों रुपए खर्च करके बनाएं तो उसका यूटिलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी सोच है उनकी, और हम उनके साथ हैं और आखिर तक उनके साथ में रहेंगे। और जैसे उन्होंने बताया भी कि एडवांस टिकट बुक करना है, एयरलाइंस को बताना है, एडवांस टिकट अगर बुक करते हैं तो इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। तो इंशाल्लाह अभी हमारी मीटिंग होंगी पूरे हज ऑपरेटर्स की उनकी, और उसके अंदर हम जो भी फ़ैसला करेंगे उनको बताएंगे और उनको राइटिंग में हमको देना है, और इंशाल्लाह देंगे हम अगर उसमें हजियों का फ़ायदा होता है तो। सर ये बोलिए, अगर आपके
फाइनेंशियली फ़ायदा कुछ नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हरेसमेंट जो यहाँ से जाने का जो सफ़र है, हम जैसे बॉम्बे से जाना है तो 15 घंटे पहले यहाँ से बस निकालते हैं। अब उसमें ज़ईफ़ है, किसके पैर सूज जाते, किसको अकड़ जाते, किसी तबीयत ख़राब होती है। यहाँ से 15 घंटे का सफ़र करना है, फिर आगे का सफ़र करना है, फिर वहाँ पर कंटिन्यू उम्रा करना है। तो जो हरेसमेंट होती, जो थकान है, उससे बचेंगे और बहुत सहूलत के साथ और आसानी से इंशाल्लाह उम्रा हो जाएगा उनका यहाँ से औरंगाबाद से। देखिए, मराठवाड़ा से और मराठवाड़ा के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ से हर हफ्ते, हर महीने बेहिसाब ऐसे हाजी है जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है वाया मुंबई से। मैं केंद्र सरकार के सिविल एविएशन कमेटी का सदस्य हूं और पिछली मीटिंग के अंदर मैंने उस मीटिंग के अंदर ये एक मुद्दा उठाया और ये कहा कि हमारे पास आपने एक एयरपोर्ट बनाया है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किए हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से करना है तो मैंने उनको सुझाव दिया कि जितने भी उम्रे के हमारे हाजी लोग जाते हैं तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर बराबर से सर्विसेज नहीं दी जाती है। उनके साथ कोई ना कोई रिश्तेदार जाता है तो उन्हें होटल बुक करना पड़ता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, एयरपोर्ट के ऊपर जितने फ़्लाइट्स मुंबई से उड़ते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि औरंगाबाद के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। सिर्फ इमिग्रेशन का अगर एक काउंटर अगर खोल दिया जाए तो हम डायरेक्ट औरंगाबाद से फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस सजेशन को बहुत पॉजिटिव लिया। उन्होंने फ़ौरन है तो अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उनके पीएस को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा सजेशन है कि हम मुंबई को अगर डीकंजेस्ट करना चाहे तो हम दूसरे एयरपोर्ट से है तो हम ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं क्या करके। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि इतना लोड मिलेगा क्या, तो मैंने तो उनको फ़ौरन हाँ कर दिया था कि हाँ साहब 100% मिलेगा आपको लोड। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर टूर ऑपरेटर्स जो है वो लिखित के अंदर हमें दे देते हैं कि हम इतने टिकट्स एडवांस के अंदर लेने के लिए तैयार है तो फिर हम एयरलाइन के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने पीएस से कहा था कि आप इम्तियाज़ अली साहब के साथ बैठ के है तो उनके जितने भी लेटर्स ये वो आ रहे हैं वो लेटर्स ले लीजिएगा, फिर हम इसके लिए एक सेपरेट मीटिंग। तो उसी के तहत मैंने आज के दिन जितने भी टूर ऑपरेटर्स है हज उम्रा के उनको बुलाया, उनके साथ गुफ्तगू की और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा किए और मुझे एक ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से ऐसा मिला है कि ये सभी लोग बहुत ख्वाहिशमंद है कि यहाँ से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स अगर मिलती है तो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एक हज हाउस हम बना रहे हैं। हाँ, हज के लिए है तो साल में एक मरतबा वो हज हाउस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उम्रा के लिए तो साल के 12 महीने है तो लोग जाते हैं, तो यकीनन उसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक मरतबा जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ की होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ के ट्रैवल इंडस्ट्री, यहाँ पे जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, तो ओवरऑल औरंगाबाद का एक ग्रोथ होगा। नागपुर के, विदर्भा के भी जितने भी लोग हैं अगर वो बाय रोड जा रहे हैं तो उन्हें औरंगाबाद से ही होते हुए जाना पड़ रहा है। समृद्धि की वजह से आप 4 घंटे के अंदर नागपुर से आप औरंगाबाद पहुंच सकते हैं, तो वो भी जितने सारे लोग हैं वो भी औरंगाबाद का ऑप्शन ले सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चर्चा हुई है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल उम्रा की जो फ़्लाइट्स है वो औरंगाबाद से निकले। सर, काफ़ी कुछ लोगों से आज मेरे शहर में मुलाकात हुई। मैंने कहा कि मैं इम्तियाज़ अली साहब के पास जा रहा हूँ और चुम्बरे के ताल्लुक से बात है। उन्होंने कहा था कि मैं साहब को ये बोलिएगा, पूछिएगा, मशवरा उनकी तरफ से कराया है, मांग भी है कि हज हाउस को जो है तो उम्रा वालों के लिए साल भर खोला जाए, बेचारे वहाँ पर रुके, क़याम तयाम करे, सारी सहूलत से। देखिए, मैंने लिखित के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि आपने जो ये फ़ैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस को है तो हम हज हाउस के अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरा ये कहना है कि हज हाउस जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वक्फ बोर्ड भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वक्फ की अपनी ज़मीनें हैं। आप अपना वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो आप है तो बनाइएगा उसमें, या नहीं तो हमारी जो लेबर कॉलोनी के अंदर जो मिनी मंत्रालय हम बना रहे हैं उसमें तमाम गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है वो उसी लेबर कॉलोनी के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आप लिखित के अंदर दे दीजिएगा कलेक्टर को कि लेबर कॉलोनी के अंदर भी हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो वहीं पर आप तामीर कर दीजिएगा करके। लेकिन ये हज हाउस के अंदर जो घुसने की कोशिश की जा रही है मैं उसका विरोध किया हूँ। दूसरे मेंबर्स उसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है,
लेकिन मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हज हाउस हमारा, अगर हम सिर्फ हाजियों के लिए जो उम्रा पे जाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए अगर रखते हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती है तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। सर एक सवाल भी आजकल बस बहुत मतलब मौजूद बहस है, एक यात्राओं पे बेलाओं पे गवर्नमेंट करोड़ रुपया खर्च करती है अपनी तरफ से, खैर अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं है, तो फिर उम्रा वालों के लिए, हज वालों के लिए गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, आज हमारे तांबोली साहब हो गए हैं, मजे साहब हो गए हैं, उन्होंने जो बातें मेरे सामने रखी है वो वाकई में एक अच्छी बातें मेरे सामने आई है, और जिसको मैं यकीनन आने वाले जो पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, बजट का सेशन होने वाला है, उसमें ये मुद्दे उठाऊंगा कि लोग अगर किसी धार्मिक कार्य से अगर जा रहे हैं उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या अफसोसनाक बात हो सकती है। और मैं सिर्फ हाजियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो भी धार्मिक कार्य के लिए अगर जा रहा है, हमारे हिंदू भाई अलग अलग है तो यात्रा के ऊपर निकलते हैं, उनके ऊपर भी अगर आपने इस तरह का अगर आप जीएसटी लेंगे, आप दूसरे तरीके से टैक्स कलेक्शन, टीसीएस कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये 5% ले लेंगे, फिर जहाँ जा रहे हैं वो 15% बोलेंगे कि हमको वैट दे डालो करके, तो बेचारा जो एक गरीब आदमी ज़िंदगी भर की कमाई करता है, वो अगर कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है तो ये सब उसके ऊपर वेव ऑफ होना चाहिए। मैं उठाऊंगा आवाज़। की शुरुआत कब होने वाली है? देखिए, खिचड़ी सरकार जब रहती है ना तो तू करेगा या मैं करेगा करके उसके अंदर, तो अब इसके अंदर अभी खिचड़ी सरकार है, उसके अंदर अब इनका ये लग रहा है कि हमने किसको बुलाना चाहिए इसके ऊपर। मैं बोला जिसको बुलाना है बुलाओ, हज हाउस कंप्लीट हो गया, अगर वो मंत्री नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो किसी दिन इम्तियाज़ जलील की सटक गई तो जाएगा और काट के उद्घाटन करके आ जाएगा। सर एक बात पक्की, अगर आप मकसद में कामयाब हो गए तो एक हाजी की दुआ लगेंगे, आप दोबारा हाजिर बनेंगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, मैं सिर्फ मेरा काम दुआओं से ही चलता है उसमें, बाकी आप रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।